हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। तो लास्ट लेक्चर पर हम लोग केमिकल काइनेटिक पढ़ रहे थे और क्या क्या पढ़ा था हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक मीन्स रेट, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन की रेट के बारे में पढ़ेंगे। और जो अपना रेट आया था वो आया था चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो जो भी रिएक्टेंट की जो रेट थी उससे पहले नेगेटिव लगाया था, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम। और जो भी प्रोडक्ट की रेट थी उससे पहले हम लोगों ने क्या लगाया था, पॉजिटिव, जो क्या डिनोट कर रहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद टाइम। इसके बाद हम लोगों ने रेट लॉ इक्वेशन लिखा था और मैंने कहा था किसी भी रिएक्शन को देखकर उसका रेट लॉ इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने लिखा था आर इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ये रेट लॉ इक्वेशन था जिसमें के क्या था, यहाँ पर रेट कांस्टेंट, और ऑर्डर जो आया था वो कितना आया था, x प्लस वाई। रेट लॉ इक्वेशन में जो भी कंसंट्रेशन है उसकी पावर का अगर सम कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर। रेट कांस्टेंट का जो यूनिट आया था के का, वो कितना आया था, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 एंड सेकेंड इनवर्स। या फिर हम लोग कर सकते हैं प्रेशर की टर्म में है तो एटीएम की पावर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये किसका यूनिट है, रेट कांस्टेंट का। जबकि रेट का यूनिट हमेशा सेम होता है, भले कोई भी ऑर्डर रिएक्शन में, ये मैंने बताया था। रेट का यूनिट हमेशा क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे, रेट का यूनिट हमेशा सेम होगा और रेट कांस्टेंट का यूनिट डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, है ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं। आपको दिया हुआ फाइंड रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3 फॉर रिएक्शन 2N2O5 किसमें डिसोशिएट हो रहा है, 4NO2 प्लस O2। ये डाटा कुछ गिवन है। अब देखो, आपको रेट में एक इक्वेशन लिखना मैंने सिखाया था, सबसे पहले रेट में जो इक्वेशन लिखना सिखाया था, क्योंकि यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस रेट नहीं हो रहा है ना। तो रेट में इक्वेशन क्या लिखना सीखा था हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो इस इक्वेशन के लिए हम लोग रेट में इक्वेशन लिखते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर बताओ, रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव आएगा, जैसे बताया माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो कितना आएगा, -1/2 डी N2O5/dt। जो भी स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको नीचे ले आए, मैंने आपको बताया ना, इक्वल टू प्लस स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 4, 1/4 DNO2/dt। सर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि प्रोडक्ट है, इक्वल टू प्लस DO2/dt। तो इसको रेट में एक्सप्रेशन इस तरीके से लिख सकते हैं रिएक्शन को। अब आपको डाटा पुट करना है। डाटा देखो, -DN2/dt कितना दिया हुआ है, K1N2O5। तो आप लोगों को इसका डाटा दिया हुआ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसका आपको डाटा गिवन है। तो ये डाटा मैंने पुट कर दिया, कितना आ गया, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी लिखा होता है वो कंसंट्रेशन होता है, अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पर डाटा दिया हुआ DNO2/dt का कितना, K2N2O5 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू, इसका डाटा पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, K3N2O5 का कंसंट्रेशन। तो बताओ सभी में N2O5 का कंसंट्रेशन कॉमन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रिलेशन K1 K2 K3 में, आप बताइए। ये आ जाएगा K1/2 इक्वल टू K2/4 इक्वल टू K3। तो आपके ऑप्शन में या तो यही होगा या फिर इसको हो सकता है कि वो सिंपल में कन्वर्ट कर दे, या तो आंसर आपका यही होगा। या फिर क्या दिया होगा, अगर मैं इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, 2K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 4K3। तो या तो आंसर ऊपर वाला गिवन होगा या फिर आंसर ये वाला गिवन। तो जो भी आप लोगों को गिवन हो वो आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन क्या हो रही है कि एक रिएक्टेंट है, मान लीजिए M1R। एक रिएक्टेंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, M1। और ये क्या बना रहा है बच्चों, प्रोडक्ट बना रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखो, तो आप लोग कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, बताओ किसी रिएक्शन को देखकर रेट लॉ इक्वेशन तो लिख नहीं सकते। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, R इक्वल टू के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं,
और स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में आ भी सकता है और नहीं भी, हमें नहीं पता। मैंने कितना यहाँ पर लिख दिया पावर में n। अब ये जो n है ना, ये इस m1 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये हमको पता लगेगा किससे, जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग सोल्व करेंगे, एक्सपेरिमेंटली सोल्व करेंगे, तो आपको एन के बारे में पता लगेगा। ये एन m1 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं। अब देखो यहाँ पर सुनना ध्यान से बच्चे, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपको पता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो भी रेट लो इक्वेशन होती है उसमें जो भी कंसंट्रेशन की पावर होती है वो क्या होती है, ऑर्डर। अब आराम से सोचकर बताओ आप लोग सभी बच्चे, कि अगर मैं इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूँ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और रेट भी अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो सोचो कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स चेंज करने पर रेट भी अगर 2 टाइम्स चेंज हो रही है ना, तो इसका मतलब एन की वैल्यू 1 रखा होगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा ना। तो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं आर इक्वल टू के ए की पावर एम है, मैंने कहा कि अगर ये 2 टाइम्स चेंज करने पर ये भी 2 टाइम्स चेंज हो रहा है, मतलब ये 1 रहा होगा। ये 3 टाइम्स चेंज करने पर ये भी 3 टाइम्स चेंज हो रहा है, तो एन की वैल्यू कितना रहा होगा, 1। अगर ये 4 टाइम्स चेंज करने पर ये भी 4 टाइम्स हो रहा है, तो मतलब एन की वैल्यू कितना रहा होगा, 1। और एन की वैल्यू 1 मतलब कौन सा ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जितना मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज कर रहा हूं, अगर उतना ही रेट में चेंज हो रहा है, देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज किया, एक्स टाइम, और अगर आपका रेट भी कितना टाइम चेंज हुआ, एक्स टाइम, तो मैं कह सकता हूं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना होगा, फर्स्ट। जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो उतना ही अगर रेट में चेंज हो रहा है, तो ऑर्डर कितना होगा, 1। ये आप लोग ध्यान से समझे, ताकि हम लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व कर पाए ना। आप सोचो अगर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 2 टाइम चेंज किया और रेट में कितना टाइम चेंज हुआ, 4 टाइम, तो ये कब होगा, जब 2 की पावर 2 होगी, तो एन की वैल्यू 2 रहा होगा ना। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में 2 टाइम चेंज करने पर अगर रेट कितना टाइम हो रहा है, 4 टाइम, तो मतलब ऑर्डर 2 रहा है। दोबारा देखो, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज कर रहा हूँ, ये ए को एन आर कर लेता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स करने पर रेट कितना टाइम्स हो गया, नहीं, तो वो कब रहा होगा, जब ये 3 का स्क्वायर रहा होगा। तो इसको 3 टाइम्स चेंज करने पर अगर रेट कितना टाइम चेंज हो रहा है, 9 टाइम्स, मतलब कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कितना चेंज कर रहा हूँ, एक्स टाइम, और रेट कितना चेंज हो रहा है, एक्स स्क्वायर टाइम। 2 टाइम्स चेंज किया तो रेट 4 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स चेंज किया तो रेट 9 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स किया तो रेट 16 टाइम्स हो गया, 4 का स्क्वायर 16। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। अगर मैं सोचो, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स चेंज करता हूं, अगर इसको मैं कितना टाइम चेंज करता हूँ, 2 टाइम, और अगर ये 8 टाइम्स हो जा रहा है, तो ये क्यूब होगा ना, 2 का क्यूब 8 हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स चेंज कर रहा हूँ और ये रेट कितना हो रहा है, 27 टाइम्स, मतलब ये क्यूब रहा होगा, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, थर्ड। एन की वैल्यू 3 आ रही है। तो आप बताओ, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को एक्स टाइम चेंज कर रहा हूँ और जो रेट है वो कितना टाइम चेंज हो रहा है, क्यूब टाइम्स, इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, 3 है। इसी तरह आप लोग जरा सोचकर बताओ, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स चेंज कर रहा हूँ, इसको मैंने कितना टाइम चेंज किया, 2 टाइम, और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो मतलब ये 0 रहा होगा ना, 2 की पावर 0 1, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर इसको रिएक्टर की कंसंट्रेशन को 3 टाइम चेंज कर रहा हूँ और रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब 3 की पावर 0 रहा होगा 1, मतलब रिएक्टर की कंसंट्रेशन चेंज करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अगर आप लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं और रेट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ऑर्डर कितना होगा, 0, क्योंकि R की पावर 0 करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हट ही जाएगा। तो कंसंट्रेशन कितना भी चेंज करो, रेट चेंज होगी नहीं। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कितना टाइम कर दिया, एक्स टाइम, और अगर ये नो चेंज है, रेट क्या है, नो चेंज, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका मतलब कितना हो जाएगा, 0। तो अगर आप लोगों की माइंड में क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो फिर आप लोग क्वेश्चन बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब देखो 2 तरह के क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे, अगर कंपटीशन में है तो कैसे, और बोर्ड में है तो उसका प्रॉपर मेथड क्या होगा, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
तो यहां पर देखो मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, 2a प्लस बी क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। 2a प्लस बी क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। आपको बोला है फाइंड न्यू रेट, आपको न्यू रेट बताना है। और पहला क्वेश्चन है ए और बी की कंसंट्रेशन को कितना कर दिया, डबल। सेकंड क्वेश्चन है ए की कंसंट्रेशन को, स्क्वायर ब्रैकेट को कंसंट्रेशन बताना, ए की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया और बी को क्या रखा है सेम। और नेक्स्ट पता बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम डबल। तो न्यू रेट बताना है। तो न्यू रेट कैसे बताएंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना हो कि रिएक्शन दी हुई हो और आपका ए और बी की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा है ना, या किसी को चेंज कर किसी को सेम रख रहा है या फिर वॉल्यूम चेंज कर रहा है, तो न्यू रेट कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको इसका लिखना पड़ेगा रेट लो इक्वेशन। सर बहुत अच्छी बात है, हम लोग लिख देंगे, पर आपने बोला था कि किसी रिएक्शन को देखकर उसका रेट लो इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या है, अब सुनना ध्यान से, अब ये सेम क्वेश्चन आया, 2a प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है, बोला फाइंड न्यू रेट, और ए और बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और चार ऑप्शन बोल दिए। ये जो न्यू रेट है वो 2 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई, 1/4 टाइम्स हो गई, 8 टाइम्स हो गई, चार ऑप्शन बोल दिए। तो हमारी मजबूरी बन गई है रेट लो इक्वेशन लिखना। अब प्रैक्टिकल तो करने जा नहीं सकते, तो मैं मान लूंगा ये रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री। ऐसे क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं मान लूंगा कि रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री। और एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। तो बताओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। रिएक्टेंट कौन है, ए और बी। रिएक्टेंट कौन है, ए और बी। और ए का स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन क्या है, 2, तो ये पावर में चला जाएगा, इसका कितना है, 1। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि किसी रिएक्शन को देखकर उसका रेट इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें मान लेंगे हम लोग कि एलिमेंट्री रिएक्शन, तो आप लोग डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि अपने पास ऑप्शन नहीं है। चार ऑप्शन में रेट पूछा ही हुआ है, तो हमको रेट इक्वेशन लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, आपको बोला है कि ए और बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल। तो कैसे पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप लोग यहाँ पर देखो, ए और बी की कंसंट्रेशन को अगर डबल कर दिया, तो मैंने मान ली न्यू रेट कितनी होगी, R1। तो R1 इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन को कितना कर दिया, डबल, तो ए का स्क्वायर। आपका रेट लो इक्वेशन तो ये बना। तो R1 इक्वल टू क्या हो गया, कि ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और बी की कंसंट्रेशन को भी क्या कर दिया, डबल। तो R1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 2 की पावर 1 हो गया 2, तो इनको बाहर ले लिया, कितना हो गया ये टोटल 8, और क्या बचा, ए का स्क्वायर और बी की पावर 1। तो R1 इक्वल टू 8, और ये पूरा क्या हो गया वापस से R। तो कितना टाइम्स हो गया यहाँ पर रेट, 8 टाइम्स। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन सोल्व करो। ए की कंसंट्रेशन को ट्रिपल और बी को क्या रख दिया, सेम। तो मैंने मान ली न्यू रेट कितनी हो गई, R2 इक्वल टू के। अब ए कितना कर दूंगा यहाँ पर, 3a का स्क्वायर, और बी आपको सेम रखना है, ऐसा करें। तो R2 इक्वल टू कितना हो गया, 9 के ए स्क्वायर इंटू बी, और ये आपकी पहली वाली रेट है। तो R2 इक्वल टू कितना टाइम्स आ गया, 9R। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डबल। अगर आपने वॉल्यूम क्या कर दिया, 2 टाइम, तो आपको पता है जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 2 टाइम्स कर दिया, तो यहाँ 2 टाइम्स रखूंगा, कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1/2 टाइम्स। तो बस यहाँ पर रखो, मैंने न्यू रेट मान ली कितनी, 8। थर्ड क्वेश्चन, और कितना है, के ए का स्क्वायर। तो ए कितना हो जाएगा, आधा हो गया ना, a/2, क्योंकि कंसंट्रेशन आधी होगी, और बी कितना हो गया, b/2। तो यहाँ पर कितना हो गया, R3 इक्वल टू 1/8 ए का स्क्वायर इंटू बी, और ये क्या हो गया, न्यू रेट। ये तो ओल्ड रेट है, तो 1/8 इंटू। तो अगर आप लोगों से बोर्ड में पूछा जाए तो इस तरीके से प्रॉपर मेथड क्या कर कराना है, तो लेकिन अगर आप लोगों से कंपटीशन में पूछा जाए तो आपको इतनी बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या लिखा, रेट इक्वेशन लिखा, R इक्वल टू की ए का स्क्वायर इंटू बी। अब बस यहाँ पर पुट कर दो, देखो कितना कंसंट्रेशन किया है, ए और बी का डबल। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 2 की पावर में कितना हो जाएगा, 2, तो 4 इंटू 2, डायरेक्ट आ गया। ए को ट्रिपल और बी को सेम, तो ए को ट्रिपल करो, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और बी सेम है, तो 9 टाइम्स आ गई। वॉल्यूम आपने क्या कर दिया, डबल, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, हाफ। तो ए रखा यहाँ पर, हाफ का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4, और हाफ की पावर 1, 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 कितना आ गया यहाँ पर। तो डायरेक्ट आ जाएगा, रेट लो इक्वेशन लिख दो, जो भी डाटा दिया उसको पुट कर दो, डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इस तरीके से, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बोला है रेट ऑफ रिएक्शन 2a
क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो एक रिएक्टेंट है ए, वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन 2A क्या बना रहा है, जब प्रोडक्ट बना रहा है, इज 1/4 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। तो कहता है जब मैंने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट कितना टाइम्स हो गया, 1/4 टाइम्स। तो आप बताओ इसका, ये जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका रेट लो इक्वेशन क्या लिखूंगा। अब सोचो, अगर आपने रेट लो इक्वेशन लिख दिया आर इक्वल टू के और रिएक्टेंट ए के टू, तो ये डाटा देने की जरूरत ही नहीं थी। अब अगर ये डाटा दिया हुआ है तो ऑर्डर निकालने के लिए अगर सीधा ही लिखना होता तो ऑर्डर 2 हो जाता, पर ये डाटा दिया हुआ है ना, मतलब आप लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं आप। तो मैंने लिखा आर इक्वल टू के, ए की पावर कितना लिख दिया मैंने, एन। अब ये एन इस टू के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, ऑर्डर तो पूछा हुआ है ना आप लोगों से, मतलब निकालने के लिए डाटा दिया हुआ। अब देखो क्या कह रहा है, ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट कितना टाइम्स हो गया, 1/4 टाइम। तो मैं क्या करूं, रेट कितना हो गया बताओ, पहले आर था, अब कितना हो गया, R/4 कब हो गया, जब मैंने ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल। तो R/4 इक्वल टू के, 2A की पावर, जब ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट R/4 हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया। तो ये कितना हो गया बताओ, R/4 इक्वल टू 2 की पावर एन कॉमन ले लिया, ये बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, के ए की पावर क्या हो गया, एन। अब के ए की पावर एन क्या होता है, ऊपर देखो यहाँ पर के ए की पावर एन होता है आर, यहाँ पर कितना हो गया, R/4 इक्वल टू 2 की पावर एन इंटू आर। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा, 1/4 इक्वल टू 2 की पावर एन। अब 1/4 को क्या लिख सकता हूँ, आराम से सोचो, क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -2 इक्वल टू 2 की पावर एन। 2 की पावर 2 होगा 4 और -2 मतलब 1/4। तो बताओ जब बेस सेम हो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, 2 2, तो पावर भी क्या होंगी, सेम। तो यहाँ से आपको पता लगा कि जो एन होगा वो कितना होगा, 2। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 2। यहाँ पर पुट कर दो, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, के ए की पावर 2। तो आपको पता लगे, ये तो हो गया रेट लो इक्वेशन, और यहाँ से पता लग गया ऑर्डर इक्वल टू कितना हो गया। तो ये तो प्रॉपर मेथड हो गया, आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी अगर कंपटीशन में आता। आप क्या करते हैं, आपने लिखा रेट लो इक्वेशन, क्या आया था, आर इक्वल टू के ए की पावर है, यही आया था ना। अब ये एन इस 2 के इक्वल हो भी सकता है, और सॉरी सॉरी -2 आया ना, एन कितना है, -2, एन आया यहाँ पर -2, तो यहाँ पर आएगा -2, ऑर्डर कितना आ जाएगा, माइनस, है ना। तो ऑर्डर यहाँ पर आपका आ गया कितना, माइनस। अब देखो, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को यहाँ पर क्या करता हूँ, डबल, तो ए की कंसंट्रेशन को अगर यहाँ पर डबल करने पर ये कितना टाइम्स हो रहा है, 1/4 टाइम। मैंने लिखा आर इक्वल टू ए की पावर एन। अब इसको डबल करने पर ये कितना हो रहा है, 1/4 टाइम्स हो रहा है। तो बताओ यहाँ पर एन की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, आप खुद सोचो, एन की वैल्यू सीधा रख के देख लो ना, यहाँ पर डबल करने पर ये 1/4 टाइम्स हो रहा है, मतलब ये -2 रहा होगा, एन -2 रहा होगा, तभी तो ये 1/4 रहा होगा। तो डायरेक्ट कर सकता था मैं यहाँ पर, इसको डबल करने पर ये 1/4 हो गया, इसको डबल करने पर ये 1/4 हो गया ना। तो एन की वैल्यू कितनी रही होगी, -2, तभी तो 2 की पावर -2 1/4 आ जाएगा, डायरेक्ट आ गया, एन की वैल्यू जो ऑर्डर है वो कितना आ गया, -2। क्लियर, तो क्लियर है, आप लोग ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसा भी मैंने बताया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन 3A + 2B क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, इज डबल व्हेन कंसंट्रेशन बी ऑफ डबल। एक रिएक्शन दी हुई है, अब बताओ इसका रेट लो इक्वेशन क्या लिखूंगा, आप देखकर नहीं बता सकते, तो मैं क्या लिखूंगा, आर इक्वल टू के ए की पावर क्या लिखूं, एक्स, क्योंकि रिएक्टेंट ए और बी है, और बी की पावर कितना हो जाएगा, वाई। अब ये एक्स जो है वो इस 2 के इक्वल हो भी, सॉरी 3 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, और ये जो वाई है ये इस 2 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है, रेट डबल हो गया जब बी की कंसंट्रेशन को क्या किया गया, डबल। तो जब केवल बी की कंसंट्रेशन में चेंज किया गया, बी को कितना कर रहा है, डबल, तो रेट भी कितना हो जा रहा है, डबल। अब बताओ ए को सेम रखा, जब बी को डबल किया तो रेट भी क्या हो गया, डबल। तो अगर ये 2 है और ये 2 हो रहा है तो वाई कितना रहा होगा, 1। तो आपके पास ऑर्डर आ गया डायरेक्ट। तो हमको यहां से पता लगा कि जो वाई है वो कितना आ गया, ये कर सकते हैं 2 की पावर 1, तभी तो ये 2 होगा। तो यहां से हमको कंक्लूजन निकल कर आया, वाई कितना हो गया अपने पास,
y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ो। एंड रेट बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। अब क्या कह रहा है, पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि आर इक्वल टू क्या है, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब कहता है कि जब मैंने इसको भी क्या किया, डबल, इसको भी क्या किया, डबल, तो रेट कितना टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा, डबल करूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर एक्स। ये कितना हो जाएगा, डबल करूंगा तो 2 की पावर वाई इक्वल टू कितना आ गया, 8। तो 8 इक्वल टू, डायरेक्ट हम लोग सोल्व कर रहे हैं, 2 की पावर एक्स प्लस वाई। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 8 को लिख सकता हूं मैं 2 का क्यूब इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस वाई। बेस से में तो पावर क्या होंगे थे, तो यहां से पता लगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो आप डाटा रख सकते हो। अब वाई का वैल्यू आपको पहले ही पता था, है ना। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपके पास आया एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 3। और वाई कितना था, 1। तो एक्स प्लस वन इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 1, तो रेट इक्वेशन क्या आ गया, आर इक्वल टू के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, यही था ना। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, ए की पावर 2 और बी की पावर 1। तो आपको पता लग गया यहाँ से कि जो ऑर्डर होगा तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल। दोबारा देख लें यहाँ पर क्या किया मैंने, पहले रेट इक्वेशन लिखा, आर इक्वल टू के, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब ओनली बी को डबल करने पर रेट डबल हो रहा है, तो मतलब ये वाई बन रहा होगा। दोनों को डबल करने पर ये 8 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया 2 की पावर एक्स 2 की पावर वाई इक्वल टू कितना हो गया, 8 टाइम्स। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 3। वाई कितना था, 1। तो एक्स कितना आ गया, 2। तो आप लोग अब रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये आपका रेट इक्वेशन आ गया है। और ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एक और टाइप के क्वेश्चन क्या आता है। मैंने आपको कहा था कि दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन और दो रिएक्शन विच कंप्लीट इन वन स्टेप, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई थी। जबकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी वो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो गई। जैसे मैंने एक रिएक्शन दी 2NO2 प्लस F2, क्या बना है, 2NO2F। अगर केवल मैं ये मेन रिएक्शन देता, सुनना बच्चों आराम से, अगर केवल मैं यही मेन रिएक्शन देता, तो क्या इस रिएक्शन को देखकर बता सकते हो आप एलिमेंट्री है कॉम्प्लेक्स है, नहीं। पर मैंने यहाँ स्टेप दे दी, देखो ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, NO2 प्लस F2 मिलकर क्या बना रहे हैं, N2F प्लस F। और सेकंड स्टेप में NO2 और ये जो बचा हुआ F है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, NO2F। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये कितने स्टेप में हुई है, 2 स्टेप में। तो मतलब ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे तो आपको ऑर्डर कैसे निकालना है वो आप लोग सुनना सही बच्चे, ध्यान से। जैसे एक चीज पहले सभी बच्चे सुने, तो मान लीजिए एक रेस हो रही है जिसमें 10 एथलीट क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट किया और वो दौड़ रहे हैं। अब उनमें से 9 एथलीट ऐसे हैं जो पहले पहुंच गए और एक एथलीट ऐसा है जो स्लो चल रहा है, वो धीरे धीरे। तो बताओ रेस कब तक कंप्लीट नहीं होती, रेस तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि वो लास्ट एथलीट भी ना पहुंच पाए, पहुंच जाए। जब वो लास्ट एथलीट पहुंच जाएगा जो सबसे स्लो चल रहा था, तब रेस कंप्लीट होगी। और उस रेस की जो रेट होगी ना जो निकालेंगे वो किस पर डिपेंड करेगी, जो सबसे लास्ट में होगा। तो किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो सबसे स्लो स्टेप पर डिपेंड करती है। किसी भी रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना, वो क्या होता है, सबसे स्लो। तो हमेशा याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, किसी भी रिएक्शन का। अब देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, मेन रिएक्शन आपको पता है। अब 2 स्टेप में हो रही है, एक स्टेप कैसा है स्लो, एक स्टेप कैसा है फास्ट। आपको ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर लिखने के लिए रेट लो इक्वेशन चाहिए। तो रेट लो इक्वेशन हमेशा आप लोग लिखेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लो। अब ये देगा आपको, तो ये कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप। तो इससे रेट लिखेंगे, तो इससे डायरेक्ट रेट लिख सकते हैं आप लोग अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो इससे रेट क्या लिखोगे, पहले स्टेप पे R इक्वल टू के, रिएक्टेंट कौन है, NO2, और कौन है, F2,
और जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जब भी मल्टी स्टेप रिएक्शन हो तो फर्स्ट स्टेप में जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो पावर में ले जाओ। तो NO2 की पावर 1 1 है और F2 की पावर 1। ये आपने रेट लिख दी लो स्टेप से। अब आपको क्या करना है, इसको मेन रिएक्शन से मैच करना है। तो मैं अब इसको मेन रिएक्शन से मैच करने वाला हूं। तो यहां पर जब मैंने मेन रिएक्शन से मैच किया तो बताओ मेन रिएक्शन में और इसमें NO2 आ रहा है? यस सर आ रहा है। जो रेट लो इक्वेशन में लिखा है F2 वो क्या मेन रिएक्शन में आ रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो आपने रेट लो इक्वेशन लिखा है उसको मेन रिएक्शन से मैच करना है। अगर वो सब कुछ मेन रिएक्शन में मैच कर जा रहा है, मिल जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं मिल रहा है तो कुछ और भी करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। अब अगर मैं मॉडल पूछता इस रिएक्शन का तो कितना होता है 1+1। एक और क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको दिया हुआ है देखो 2O3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3O2 में, है ना। जो ओजोन है O3 ओजोन होता है, O2 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर केवल मैं ये रिएक्शन देता आप लोग बता ही नहीं पाते कौन सी रिएक्शन है। जब मैंने स्टेप दिया ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, O3 बना रहा है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन और फिर O3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन फिर बना रहा है 2O2। तो 2 स्टेप मैंने दिया है, 3 स्टेप भी हो सकते हैं किसी रिएक्शन में, है ना। तो अब मुझे पता लगा जब 2 स्टेप दे दिए तो हमें पता लगा ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर ऑर्डर निकालना है तो सबसे पहले आपको रेट लो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। और रेट लो इक्वेशन लिखना है वो किससे लिखोगे आप, स्लोएस्ट स्टेप से। तो इसमें से स्लो स्टेप कौन सा है, सेकंड। तो यहाँ पे देखो रेट कैसे लिखोगे, R=K। अब K यहाँ पर क्या दिया हुआ है K3, तो आप लोग स्लो स्टेप में किससे लिखूंगा ना मैं, K3। रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट है O3 है और एक क्या है नेसेंट ऑक्सीजन। दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है तो ये 1 1 रखते हैं आप। तो R= हो गया क्या K3, O3 की पावर 1 और O की पावर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको मैंने कहा था जब आपने स्लो स्टेप जो रेट डिटरमाइन स्टेप से इससे रेट लिखती तो इसको मेन रिएक्शन से मैच करो। मेन रिएक्शन थी ये वाली। अब इससे मैच किया मैंने O3 मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन, इस मेन रिएक्शन में तो नेसेंट ऑक्सीजन आ ही नहीं था। तो अब आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मैंने स्लो स्टेप से रेट डिटरमाइन स्टेप से आप लोगों ने क्या लिख दिया, रेट इक्वेशन। उसको मेन रिएक्शन से मैच किया, मेन रिएक्शन में O3 मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेसेंट ऑक्सीजन मैच नहीं कर रही है, तो इस नेसेंट ऑक्सीजन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन को हटाने के लिए इक्विलिब्रियम पर एक रिएक्शन दी होगी दूसरी, या वो ऊपर वाला रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आप लोग क्या करोगे, अब इस रिएक्शन में आप लोग क्या करोगे सुनना ध्यान से। अब मैं जो फर्स्ट रिएक्शन है ना उससे के लिखूंगा। कैसे के लिखूंगा यहाँ सुनना ध्यान से। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फर्स्ट रिएक्शन लिखा O3, क्योंकि इसमें नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये रिएक्शन किस पर, इक्विलिब्रियम का, दोनों तरफ रिएक्शन हो रही A1 A2 और क्या है O2 क्या बना रहा है। तो यहाँ से के कैसे लिखते हैं, के लिखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना है K1 अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना है K2। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम। ये नहीं देता तो डायरेक्ट लिख देता मैं के, है ना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, या फिर क्या कर सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है ये, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी O2 इंटू O, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चले जाएंगे, इन दोनों के 1 1 है। अपॉन क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है O3, O3 की पावर 1। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन, या फिर क्या रेट कांस्टेंट, सॉरी रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या फिर क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये आ गया। अब देखो इनमें क्या करूंगा, ये आपके पास आ चुका है ये वाला। अब यहां से आप लोग नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल। तो यहां से अगर मैं नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू निकालता हूं तो बताओ ये O3 यहां चला गया और O2 कहां गया नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो गया K1 O3 की पावर 1 अपॉन कितना हो गया, ये O2 नीचे चला गया A2 O2 की पावर 1। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, नेसेंट ऑक्सीजन की। और इसको इसमें पुट कर दो। अब इसमें पुट करूंगा तो बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R=K3 O3 की पावर 1 तो था ही, और नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन से आ गई कितनी, K1 O3 की पावर 1 अपॉन K2 O2 की पावर 1। तो यहां से जो आपके पास R आ गया वो कितना आ गया, K1 K3 अपॉन K2।
O3 की पावर 1, O3 की पावर 1 क्या बन गया, O3 की पावर 2, और O2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -1। तो ये आपके पास रेट लो इक्वेशन आ गया। अब इसको मेन रिएक्शन में मैच करो आप लोग। O3 है मेन रिएक्शन में, देखो है O3, O2 है मेन रिएक्शन में, O2 भी है मेन रिएक्शन में, मेन रिएक्शन से क्या कर गया, ये मैच कर गया। तो यहाँ पर ये रेट लो इक्वेशन बन गया। और ऑर्डर कितना हो गया, अगर मैं ऑर्डर निकालता हूँ तो ऑर्डर हो गया 2 - 1, कितना हो गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्लो स्टेप से रेट लो इक्वेशन लिखना है। इसको मेन रिएक्शन से मैच करना है, O3 मैच कर गया, O मैच नहीं कर रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। तो O मैच करने के लिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर दी होगी। जब नहीं K1 K2 थे, अगर K1 K2 नहीं देता तो मैं सीधा K लिखता। K कितना लेता, O2 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो लिख दिया, सीधा यहाँ से वो निकाल लेता। वो कितना आता, K O3 अपॉन O2, तो ये लिख देता मैं डायरेक्ट। अब K1 K2 दे दिया तो उसको भी फिर लिखना पड़ेगा आप लोगों को, है ना? तो ये मैं डायरेक्ट कर दूँ। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंपटीशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग 12th क्लास में और बोर्ड दे रहे हैं तो बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन दिया हुआ आपको, 3A+2B क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब यहाँ पर ए की डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन दी हुई है, बी की डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन दी हुई है, और डिफरेंट डिफरेंट ए और बी की डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पर आपको क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। जैसे अगर ए का कंसंट्रेशन 0.12 लें, बी का कितना लें 0.35, तो रेट कितनी होगी 0.1। ऐसी सेकंड डाटा, थर्ड डाटा और फोर्थ डाटा, आपको क्या लिखना है, फाइंड रेट लो इक्वेशन। आपको रेट लो इक्वेशन लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मेथड देखें। तो रेट लो इक्वेशन, और ये मेथड इंपॉर्टेंट भी है, कई बार हमारा ट्रिक से सोल्व नहीं होगा तो यही मेथड से सोल्व करना पड़ेगा कंपटीशन में भी, है ना। तो सबसे पहले रेट लो इक्वेशन लिखना है। तो रेट लो इक्वेशन क्या हो गया, R इक्वल टू के ए की पावर एक्स, यहाँ तो 3 है पर ये एक्स 3 के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी। और बी की पावर कितना हो गया, वाई। अब ये वाई 2 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, हमें नहीं पता, मैंने लिख लिया ये सबसे पहले। तो सबसे पहले रेट लो इक्वेशन लिख लिया। अब आपको क्या करना है, डाटा पुट करने हैं। डाटा किस तरीके से पुट करने हैं, सुनना ध्यान से बच्चे। मान लो मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, पहले वाले को, है ना, दूसरे वाले को सेकंड, तीसरे वाले को थर्ड, और फोर्थ वाले को फोर्थ डाटा। तो मैं फर्स्ट डाटा सबसे पहले पुट कर रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट डाटा पुट करता हूं तो बताओ यहाँ पर रेट कितनी है, फर्स्ट में 0.1 इक्वल टू ए। ए की कंसंट्रेशन कितनी है फर्स्ट में 0.12, तो 0.12 की पावर एक्स, और बी की कंसंट्रेशन कितनी है 0.35 की पावर वाई। ये इक्वेशन क्या बन गया, फर्स्ट। तो मैंने एक तो लिया फर्स्ट डाटा, और एक मैं ले रहा हूं थर्ड वाला डाटा। सर थर्ड वाला डाटा क्यों ले रहे हो, अभी मैं उसका रीजन बताता हूँ। एक बार थर्ड वाला डाटा पुट करो, देखो रेट कितना है थर्ड वाले में, 0.1 इक्वल टू के। थर्ड वाला डाटा बताओ, ए का कितना है 0.24 की पावर एक्स, और बी का डाटा कितना है 0.35 की पावर 1। बी वाला डाटा पुट करो, आपको 0.35 की पावर 1। ये इक्वेशन क्या बन गया, सेकंड। अब देखो, एक मैंने फर्स्ट वाला डाटा पुट किया, एक थर्ड वाला डाटा पुट किया। एक बार कई बच्चे इनको डिवाइड करो। तो देखो डिवाइड करने से एक चीज आप लोगों को दिखी होगी, वाई वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल। तो अब एक ही वेरिएबल है ना, उसको निकालना आसान है। तो मैंने फर्स्ट वाला और थर्ड वाला डाटा इसलिए पुट किया था क्योंकि इसमें बी सेम है, और बी सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो गया तो अपने पास एक ही वेरिएबल बचेगा। तो अपने पास एक ही वेरिएबल यहाँ पर बचा, तो मैं आसानी से निकाल लूंगा। बताओ 0.1 अपॉन 0.1 हो गया 1, के से के क्या हो गया, कैंसिल। और 0.12 अपॉन 0.24 ये क्या हो गया, 1/2 की पावर एक्स। अब मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो इसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं, लेकिन मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कई बार। अब देखो दोनों बराबर करना है, 1 इक्वल टू 1/2 की पावर है, तो एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखूं ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। आप सोचो, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, तो एक्स की वैल्यू 0 रख दूं तो किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1। तो 1/2 की पावर 0 कितना हो गया 1, और 1 इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां से हमें पता लगा है, यहां से कंक्लूजन मिला है कि एक्स कितना होगा 0। तो यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 0। तो एक्स तो आपके पास नोट हो गया। ऐसे आपको सोचो वाई निकालना है। तो वाई कब आएगा, जब मैं कोई ऐसा डाटा लूं जिसमें ए वाला कॉमन हो, तो वो कैंसिल हो जाएगा ना, तो बी वाला बच जाएगा, बी वाला अलग अलग करेंगे।
तो अगर मैं फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला डाटा ले लूं, तो फर्स्ट और फोर्थ में ए तो कॉमन है और बी चेंज आ रहा है, तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी बच जाएगा, तो बी बच जाएगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो फर्स्ट वाला डाटा लिखता हूँ। फर्स्ट वाला कितना, 0.12, 0.35 और 0.1, तो यहाँ पर रखो। तो यहाँ पर रखा मैंने 0.1 इक्वल टू, फर्स्ट वाला डाटा रखा हूँ कि ए कितना है, 0.12 की पावर एक्स और 0.35 की पावर वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली। फोर्थ वाला देखो डाटा क्या है, ये रहा फोर्थ वाला डाटा, 0.12, 0.70 और 0.8 है। तो मैंने कितना लिख दिया, 0.8 इक्वल टू के, ये वाला है 0.12 की पावर एक्स, क्या दिख रहा है नहीं, और बी कितना है, 0.70 की पावर वाई। ये फोर्थ वाला डाटा ले लिया और दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड। अब देखो ये कॉमन लिया था तो क्या हो गया, कैंसिल, ये देखिए हो गया। अब एक ही वेरिएबल बचा, तो यहाँ पर क्या आ गया बताओ आपके पास, 1/8 इक्वल टू 0.35 अपॉन 0.70 कितना हो गया, 1/2, इसकी पावर कितना हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 1/2 का क्यूब इक्वल टू 1/2 की पावर वाई। अब ये तो कोई भी बता सकता है, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। तो आर था के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, अब एक्स कितना आ गया 0 और वाई कितना हो गया 3, रख दो। तो रेट इक्वेशन क्या हो गया, आर इक्वल टू के ए की पावर एक्स कितना है 0 और बी की पावर वाई, वाई कितना है 3। यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ के ए की पावर 0 तो 1 हो गया, तो बी का क्या लिख सकता हूँ, तो ये दोनों सही हैं। तो ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर आ गया 0 + कितना आ गया। अब देखो एक बार मेन इक्वेशन से मैच कर देखो, आर इक्वल टू के ए की पावर 0 बी की पावर 3 है ना। अगर सीधा लिखता मैं, तो ए की पावर कितना आना था 3 और बी की पावर कितना आ रहा था 2, दूर दूर तक मैच नहीं कर। आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर आर इक्वल टू की ए की पावर 0 बी की पावर 3, ये बोर्ड मेथड भी है और कई बार हमको कॉम्पिटिशन में भी यूज करना पड़ जाएगा दिक्कत की वजह से ना। तो ये तो बोर्ड मेथड और दोनों आप लोगों को याद होना चाहिए। एक ट्रिक और मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करना है अगर आप लोगों को कम टाइम में, है ना। तो ट्रिक क्या है, सुनना ध्यान से भाई बच्चे। अब देखो यहाँ पर ट्रिक क्या कहती है कि मान लियो, देखो यहाँ पर मैंने ए लिया, तो ए का मैंने फर्स्ट और फोर्थ डाटा लिया, ए वाले का। तो यहां पर जब मैं ए का फर्स्ट और फोर्थ डाटा ले रहा हूं, तो यहां पर आप लोग देख रहे हो ए की कंसंट्रेशन क्या है, ए। तो रेट इक्वेशन होता है आर इक्वल टू के ए की पावर एस बी की पावर वाई। अब मैंने ए की कंसंट्रेशन सेम ले लिया 0.1 टू 0.2, तो अगर ए की कंसंट्रेशन सेम ले ली तो रेट जो होगा वो ए पर डिपेंड ही नहीं करेगा। ए की कंसंट्रेशन सेम लेंगे तो रेट डिपेंड ही नहीं करेगा ए पर। तो जब ए की कंसंट्रेशन सेम है तो बी बताओ कितना टाइम हो रहा है बी की कंसंट्रेशन। तो यहां पे आप लोग देख रहे हो बी की कंसंट्रेशन कितना टाइम हो रहा है, 2 टाइम। तो अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को सेम रख दूं तो रेट ए पर तो डिपेंड कर नहीं रहा, अब बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा केवल। तो बी की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स करने पर देखो रेट कितना हो गया, 0.1 से 0.8 कितना हो गया 8 टाइम, मतलब 2 का क्यूब टाइम। आप खुद सोचो कि ए तो सेम है, अब बी की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करने पर, इसको 2 टाइम्स करने पर रेट कितना टाइम्स हो गया 8 टाइम, 8 टाइम्स हो गया, मतलब ये 2 का क्यूब रहा होगा, तो वाई की वैल्यू आ गई 3। तो डायरेक्ट आ गया अब आर इक्वल टू के बी की पावर 3, डायरेक्ट आ गई ना। इसको 2 टाइम्स करने पर रेट 8 टाइम्स होगा, तो वो तब होगा जब ये 2 का क्यूब रहा होगा, तो बी की पावर 3 आ गई। दूसरा देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बी की कंसंट्रेशन को सेम ले लेते हैं। तो मैंने कौन सा डाटा ले लिया, मैंने डाटा ले लिया फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। इसमें बी की कंसंट्रेशन क्या है फर्स्ट और थर्ड में सेम। अगर फर्स्ट और थर्ड वाले बी की कंसंट्रेशन सेम होगी तो बी पर अब रेट डिपेंड नहीं करेगी, किस पर डिपेंड करेगी, केवल ए पर, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन सेम लेनी ना। अब बी की कंसंट्रेशन सेम लेने पर ए की कंसंट्रेशन देखो फर्स्ट और थर्ड में क्या हो रही है, 2 टाइम। तो बी की कंसंट्रेशन मैंने सेम ले ली, अब बी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर डिपेंड करेगा ए पर। तो ए की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर रहा हूँ, 0.12 से 0.24, 2 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पर रेट देखो कितना टाइम्स हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं रेट देखूंगा तो रेट यहाँ पर आपका देख रहे हो कितना टाइम्स हो रहा है, नो चेंज, 0.1 था और यहाँ पर भी 0.1 है, नो चेंज। तो ए की कंसंट्रेशन को डबल करने पर, ए की कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट क्या आ रहा है, नो चेंज आ रहा है। तो इसको जब मैंने 2 टाइम्स किया ए की कंसंट्रेशन को, तो रेट में कोई चेंज नहीं आया, मतलब 2 की पावर 0 रहा होगा। जब कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूँ रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब उसका ऑर्डर कितना रहा होगा 0।
तो यहाँ पर क्या हो गया, ए की पावर 0। तो बताओ क्या आ गया, आर इक्वल टू के, ए की पावर 0 और बी की पावर क्यू। तो ये डायरेक्ट सोल्व हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए, आप लोग प्रैक्टिस करें। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मैंने बताया था, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो कैसा स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब एक ध्यान से सुनना चाहिए कि आप लोगों ने मल्टी स्टेप रिएक्शन थी, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, उसमें ऑर्डर निकालना सीख लिया। तो ऑर्डर निकालना आप लोगों को पता ही लग गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को पता लग गया, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन देगा। और एलिमेंट्री रिएक्शन के मैं कहा था आपको डायरेक्ट लिख देगा, कि जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन, मैंने कहा कि 2a प्लस बी प्रोडक्ट, अगर आपको बोला कि इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन बोला ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप क्या कहोगे, आर इक्वल टू के, ए की पावर 2 और बी की पावर, एलिमेंट्री जैसे बोलते डायरेक्ट जो भी स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन है पावर में ले जाओ, तो ऑर्डर कितना हो गया 3। कॉम्प्लेक्स है तो इस तरीके से निकाल सकते हो, जो क्वेश्चन अभी दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ऑर्डर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन मोलिकुलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आई, इसलिए आई थी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो 2a प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है, और ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 रिएक्टेंट और 1 रिएक्टेंट, 3 हो गए, तो मोलिकुलरिटी कितना हो गया, 3। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी भी मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी कभी भी मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं होती है। लेकिन अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक क्वेश्चन बना, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, ये वाला एक रिएक्शन दे दी और 2 स्टेप रिएक्शन दे दिया, और 2 स्टेप रिएक्शन दे दिया मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और पूछा फाइंड द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, एक ऑप्शन में दिया हुआ है डज नॉट डिफाइन, तो खुश हो जाओ, वो ऑप्शन टिक कर दो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं होती है, तो वो ऑप्शन टिक कर दूंगा मैं। लेकिन अगर आपको एक ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन डिफाइन किए हुए हैं, मोलिकुलरिटी 1 2 3 4, 4 ऑप्शन डिफाइन किए हुए हैं, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देकर एक ऑप्शन दे दिया डज नॉट डिफाइन, तो मोलिकुलरिटी डज नॉट डिफाइन, सही बात है, टिक कर दिया। लेकिन 4 ऑप्शन दिए हुए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4, तो मतलब मोलिकुलरिटी हमको को ना चाहकर भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो आप लोग वही स्लो स्टेप पर चले जाओ, और स्लो स्टेप में आप लोग देख लो कितने रिएक्टेंट है, 2, तो मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक ऑप्शन मिल गया डज नॉट डिफाइन, तो उसी को टिक करना है। लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हमारी मजबूरी बन गई है, तो आप स्लो स्टेप पर जाओ और जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो देखकर उसको क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए। ओके बेटा, तो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप लोग लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी बच्चे इसका क्या उठा सकें, फायदा उठा सकें।